वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो साथियों, सीसीएस रूल्स के प्रैक्टिस सेशन में बात करेंगे आपकी जो हेल्पफुल रहेगा। निटर का अभी एग्जामिनेशन आना है, सेक्शन ऑफिसर का। एएसओ का पहले हो चुका है, बट कोई ऐसा एग्जामिनेशन जहां पे एएसओ एसओ के पेपर में सीसीएस रूल्स आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो डबल एओ का पेपर हो या कोई सुपरिंटेंडेंट लेवल का एग्जामिनेशन हो, तो आपको ये सारे सीसीएस रूल्स पढ़ने जरूरी रहेंगे। तो अटेंटेटिवली आपने क्लास समझनी है, क्योंकि पहले जो ये होगा ये क्विक रिवीजन सेशन है। पूरा का पूरा आज के सेशन में जो रिवीजन में हम करेंगे वो करेंगे आपके साथ में सीसीएस के कंडक्ट रूल्स। तो जो सीसीएस के आपके कंडक्ट रूल्स हैं ये आए थे आपके 1964 के अंदर। तो 1964 से माने जाते हैं आपके सीसीएस कंडक्ट रूल्स। बेसिकली क्या है, इंपोर्टेंट सारे रूल्स, सारे टॉपिक हम समझेंगे। बड़ी हेल्पफुल क्लास होगी और दोबारा इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पेपर अगर आपने निटर एसओ के लिए एग्जाम देना है तो 19 नवंबर को होने वाला है, जो ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो देखो, सीसीएस कंडक्ट रूल में आपका क्या है, ये सारे के सारे जो आज इस सेशन में बात होगी वो सीसीएस कंडक्ट रूल्स की बात होगी। सीसीएस कंडक्ट रूल्स कौन से आपके 1964। तो ये हेडिंग हो जाएगी आपके लिए। अब इसके अंदर आपने समझना क्या है कि इसके अंदर कितने रूल्स हैं टोटल। तो टोटल जो रूल्स हैं वो इसके अंदर 25 हो जाते हैं। 25 में आपको बेसिकली हर एक रूल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा रूल क्या कहता है, यानी उसका टाइटल ऑफ द रूल क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे, समझना इस बात को अच्छे से। ये फर्स्ट देखो, आप इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं, ये थोड़ी चलो। ये जो 1 लिखा है ना, इसको आपने रूल समझना है, यानी यहां पे हम जो लिखेंगे वो रूल नंबर होगा। यानी रूल नंबर 1 आपके लिए क्या कहता है, इसमें कोई भी जो रूल होगा ना आपका, उसमें शॉर्ट टाइटल होता है आपका कि भाई ये रूल क्या है, किसके बारे में है। ठीक है, कभी ये कमेंस हुआ, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये आपको रूल नंबर 1 में पता लगता है। रूल नंबर 2 क्या है आपका, डेफिनेशंस होती है। अब एक बार आप फटाक फटाक ये सारे देख लो, उसके बाद क्या समझना है आपने कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हो जाते हैं। तीसरा आपका जनरल हो जाता है। चौथा जो रूल है आपका वो है, तो चौथे रूल से पहले आपको ये रब करके बताना पड़ेगा कि जो ये थर्ड है ना, तो थर्ड में 3A भी आता है, 3B भी आता है और 3C आता है। तो 3A क्या होता है आपका, प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्ट्स, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। ठीक है, उसके बाद 3B जो आपका आता है वो आता है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। और 3C में बच्चों आपका आ जाता है आपका प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। किसका सेक्सुअल हरासमेंट, वर्किंग विमेन्स का, ऑफ वर्किंग विमेन। ये आपको समझ में आ गया। 3 के बाद आपका 4 आ जाता है। 4 में क्या है, 4 में आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव। आप सोचो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप अपने रिलेटिव में भांजे भतीजे मामा किसी को जॉब दिलाते हो, फेवर करते हो, तो उसके बारे में इसमें बात होती है। रूल नंबर 5 में होगा आपका टेक पार्ट इन इलेक्शंस या पॉलिटिक्स, राजनीति में भाग लेना है तो, या इलेक्शंस में, इसकी बात हुई है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है आपका ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने एसोसिएशन को ज्वाइन करना है तो किस तरह से ज्वाइन करना है,
ये मैं अच्छा, आपका जो रूल 7 है, रूल 7 के अंदर क्या देखने को मिलता है? डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स के बारे में मेंशन है। रूल नंबर 8 के अंदर क्या है? कनेक्शन विद मीडिया, मीडिया के साथ में कनेक्शन क्या है? रूल नंबर 9 में बात करी जाती है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। रूल नंबर 10 कहता है आपका एविडेंस बिफोर कमेटी, किसी कमेटी के सामने एविडेंस को प्रूव करना है, दिखाना है, क्या करना है, ये सब मेंशन है आपका रूल नंबर 10 के अंदर। इसके बाद आपको नोट करने का टाइम मिलेगा, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लो या जैसा आपको ठीक लगे। रूल नंबर 11 में क्या है आपका? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ये सब चीज मेंशन है। बाकी इस वीडियो रूल नंबर 11 में क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। वैसे इस वीडियो की जो आपको पीडीएफ है वो फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वो टेलीग्राम चैनल आपका तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है 29 नवंबर के लिए, अगर हम बात करते हैं नेटर एसओ की। ठीक है, उसके बाद आपका आईआईटी रोपड़ का एग्जाम होना है जूनियर सुपरिटेंडेंट का, तो तब तक ये चैनल एक्टिव रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रूल नंबर 12 बोलता है सब्सक्रिप्शंस के बारे में। रूल 13 में गिफ्ट की बात हो जाती है। रूल 14 के अंदर आपका डोरी दहेज की बात होती है। 13A के अंदर। रूल नंबर 14 में पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन की बात होती है। रूल नंबर 15 में प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। रूल नंबर 15A है आपको सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन की बात करता है, यानी कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन को क्या करना है? किसी को किराए पर नहीं देना है। रूल नंबर 16 आपको इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग और लैंडिंग के बारे में बताता है, कहां पे शेयर आपने खरीदने हैं नहीं खरीदने हैं, ये सब अलाउ नहीं होता है अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। 17 में बात की जाती है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस की। अगर किसी की आदत है कर्जे में रहना, या उसका दिवालियापन निकल चुका है, घोषित हो चुका है, वो पैसे खत्म हो चुके हैं उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज, तो ये रूल नंबर 17 के अंदर। रूल 18 में मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की बात की जाती है। रूल 19 में विंडिकेशन ऑफ एक्ट की बात की जाती है। 20 होगा आपका कन्वेशिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, और 21 में रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, यानी एक से ज्यादा मैरिज नहीं कर सकते। अगर एक से ज्यादा मैरिज करनी है तो उसकी प्रियर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा मेंशन है रूल नंबर 21 के अंदर। नेक्स्ट बच्चों आपका रूल नंबर 22 आ जाता है, जिसमें है कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। ठीक है, यानी कि कंजप्शन नहीं कर सकते आप इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का, ऐसा रूल नंबर 22 के अंदर है। रूल 22A में प्रोहिबिशन है उन बच्चों का, चिल्ड्रन का, जिनकी एज 14 से कम है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए आप लोग नहीं रख सकते। रूल 23 में इंटरप्रिटेशन है। 24 में डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात है, और 25 में हो जाती है आपका रिपील एंड सेविंग की बात। ये सारी बात आपको बताई। टोटल 25 रूल थे, 25 के 25 आपको बताए। अब क्या करना है, इंपोर्टेंट कौन से हैं वो हम आपको मार्क कराएंगे। तो देखो 3A 3B 3C, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये देखो आप 3A 3B 3C तीनों इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, एविडेंस बिफोर कमेटी, ये जरूरी नहीं है। टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स रूल नंबर 5। ठीक है, ये मार्क कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपका गिफ्ट्स के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में 12-13। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगाऊंगा, 13A डोरी के बारे में। ठीक है, एक प्राइवेट ट्रेड एम्प्लॉयमेंट रूल 15 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक 15A सबलेटिंग का हो गया, एक आपका इन्वेस्टमेंट बोरोइंग हो गया, एक आपका इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल डेब्टनेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका रूल नंबर 18, यानी कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करी जाती है। और एक 21। अच्छा, इसको याद कैसे करना है? देखो पता है आपको, फीमेल जो होते हैं उनकी एज 21 ईयर्स है उनके मैरिज के लिए, तो आपने ऐसे याद रखना है 21 ईयर एज होती है मैरिज की फीमेल्स के लिए, तो 21 ही रूल नंबर हुआ रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज का। ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा याद करने के लिए। ये हो गया आपका
प्रोहिबिशन ऑफ ये जो 14 साल से कम उम्र के 22A के अंदर आ जाता है आपका, और एक कंज्यूमिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक 22। यानी कि आप ये सारे देखोगे ना, अब आपको कौन कौन से जरूरी हो गए आपके लिए, 3A 3B 3C 5 6 7 9। उसके बाद आप देखोगे इंपॉर्टेंट है जो 12 13 13A, उसके बाद 15 15A 16 17 18 और 21। 21 के बाद आपका 22 और 22A। ये सारे आपके लिए जरूरी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको तो आपने पढ़ना जरूरी रहेगा। तो ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा आपका, क्योंकि आज हम CCS कंडक्ट रूल्स का कंप्लीट कवर कर देंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलो अच्छा बच्चों, आगे बात करेंगे। अगर कोई पूछता है गवर्नमेंट का मतलब क्या है, CCS रूल्स के अंदर, यानी जो आपके ये रूल्स हैं जो ये कंडक्ट रूल्स हैं, इसमें पूछे गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन आपका ये काम आएगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। एक ये होता है आपका कि आपसे अगर पूछा जाए कि जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 इसमें क्या है आपका, जनरल है वो। अब जो जनरल है ना, इस जनरल में क्या है, इसमें सीख लो, इसमें कुछ ड्यूटीज गिवन है। ड्यूटीज कौन कौन सी है, लाइक जैसे आप इंटीग्रिटी बना के रखोगे, ये पॉइंट आपने समझने हैं। आपसे कैसे ऑप्शंस दिए जाएंगे, सोचो 4 ऑप्शन दिए, आपसे पूछा कौन कौन सी कंडक्ट रूल के हिसाब से ड्यूटीज होती हैं, जनरल ड्यूटीज। तो आपने क्या करना है, उनमें से देखना है जो नहीं होगा या होने वाला होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो इंटीग्रिटी हो गया। एक आपने डिवोशन बना के रखनी है ड्यूटी के रिगार्डिंग। ठीक है, डिवोशन टू ड्यूटी, कि भाई काम ईमानदारी से करना है ना ड्यूटी। एक जो पॉइंट है याद रखना है, वो रखना है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी बरकरार रखनी है। सुप्रीमेसी मतलब ये सोच के चलना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है, यानी कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं हमारी, उससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सारी चीजें आपने अपने दिमाग में लेके चलनी है जब आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है या गवर्नमेंट सर्वेंट आप होते हो तब। ठीक है, हो गया। एक ये है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बना के रखनी है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। आप ये नहीं कह पाओगे कि मैं इस पार्टी के साथ में हूं, ये पार्टी अच्छी है या ऐसे है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को कन्विंस नहीं करोगे, पब्लिकली आप बताओगे नहीं किसी को, आपने पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी बना के रखनी। हो गया। एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बना के रखने हैं, ऑनेस्टी आपने बना के रखनी है, ये सारा पॉइंट जनरल के अंदर आ जाता है। तो बच्चों 5 पॉइंट आपके ये हुए। ठीक है, चलो यहीं पे नोट कर देते हैं, 5 के बाद 6 पॉइंट यहीं से लिख देंगे। तो जो 6 पॉइंट है आपका वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपने जो अपनी अकाउंटेबिलिटी समझनी है जब जॉब करोगे आप, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। जो भी काम करोगे आप ट्रांसपेरेंसी के साथ करोगे। ठीक है, ये जरूरी हो गया पॉइंट। और कौन कौन से पॉइंट है आपने भी पढ़े होंगे, सिंपल वो ये कटसी बना के रखनी है आपने, गुड बिहेवियर, कटसी एंड गुड बिहेवियर, ये आपने अपना अच्छा रखना है। हो गए 7 पॉइंट्स। और क्या हो सकता है, और आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपने अलग रहना है कोई ऐसा काम करने से जो लॉ के हिसाब से ना हो। ठीक है, तो अपने आप को रिफ्रेन रखना है, रिफ्रेन होता है दूर, रिफ्रेन टू एनी इलीगल कह देंगे एक तरह से हम। ठीक है, या अनलॉफुल एक्टिविटीज, इनसे हमने दूर रहना है। पूरी डेडिकेशन के साथ में आपने अपने काम को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो परफॉर्म ड्यूटीज विद फुल डेडिकेशन, विद फुल डेडिकेशन, जो डेडिकेशन है आपकी एबिलिटीज है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको देख लेने हैं, आपने पढ़ने हैं, आपने मोरालिटी बना के रखनी है, स्टैंडर्ड्स बना के रखने हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बना के रखनी है, आपने इंटीग्रिटी बना के रखनी है, डेवोशन टू ड्यूटी रखना है, आपने आपने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बना के रखना है, सबसे ऊपर रखना है उसको, कर्टेसी और गुड बिहेवियर रखना है पब्लिक के साथ में जब आपकी पब्लिक डीलिंग होती है। तो आपने कुछ भी ऐसे करने से रिफ्रेन रहना है, बच के रहना है जो कोई भी कॉन्ट्रेरी हो किसी लॉ के हिसाब से। इन सब चीजों से आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है एज पर लॉ एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म या डेडिकेशन टू वर्क आपने रखना है अपना।
कोई भी प्राइवेट जो इंटरेस्ट है उसको आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट इंटरेस्ट, और ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे किसी भी तरह के झगड़े को आप खत्म कर सको और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सको अगर कोई ऐसी बात है तो, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी ड्यूटीज ये सब के सब आपके जनरल में आते हैं रूल 3 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको समझाना जरूरी था, ये आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो हमने देखो, अब आपको ना ये रूल्स रिवाइज भी करा देंगे हम साथ के साथ। तो 3A में क्या था, 3A में बच्चों आपका था प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। क्या था, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, इसकी बात करी थी हमने 3A के अंदर। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, प्रॉम्प्टनेस जो प्रॉम्प्टनेस है और कर्टसी है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है जो भी आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज है ना उसको आपने डिसकर्टियस मैनर में नहीं करना है, ठीक है, मतलब विनम्रता के साथ करना है, विनम्रता को खोना नहीं है, ये बात इसके अंदर मेंशन है। क्लियर, कुछ भी आपने ऐसा विलफुल डिले नहीं करना है किसी भी काम को करने में जो आपको दिया गया है, ये इसके अंदर प्रॉम्प्टनेस की बात हो जाती है। तो 3A के अंदर अगर आपसे पॉइंट पूछे जाएंगे ना तो 3A में बच्चों आपके केवल 2 ही पॉइंट आएंगे, ठीक है। कौन सा, एक तो ये हो गया आपका विलफुल कॉज डिले, ठीक है, तो एक तो डिले की बात होगी इसमें, और एक होगा इसमें डिसकर्टियस मैनर की बात, कि आपने डिसकर्टियस मैनर में नहीं करना, ये नहीं करने वाली चीजें हैं, ठीक है, इसके लिए मैं हम यहाँ पे कट लगा देते हैं, नहीं करना। 3A क्लियर हो गया। 3B में क्या है, 3B में है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है, ये बात इसके अंदर आती है। कौन कौन सी हो सकती है, कि जैसे जैसे क्या है इसके अंदर, जैसे एज ऑफ मैरिज है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। एनवायरमेंट को आपने प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ये बात इसके अंदर आ जाती है, ये भी आपने करना है, ठीक है। दूसरा, कुछ भी कल्चरल हेरिटेज की बात होगी उसको आपने प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात की जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों ये 5 पॉइंट मिनिमम है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, यानी कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी उसको बाइंड करना है आपने, उस पर काम करना है, ये 3B के अंदर है, ठीक है। और 3C, अच्छा ये रूल नंबर 3 को इतने अच्छे से हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये पेपर में ना भाई डीपली पूछे जाते हैं। 3A के बारे में पता किया जाता है, 3B के बारे में पता किया जाता है, 3C तो सबसे ज्यादा आता है। क्या होता है 3C, सिंपल, इस वर्ड से याद आ जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है किसका, वर्किंग विमेन का, उससे रिलेटेड बात इसके अंदर होती है। तो अब आपने समझना है इसके अंदर हरासमेंट के अंदर चीजें कौन कौन सी आती है, भाई कुछ भी ऐसा हुआ, फिजिकल कांटेक्ट हुआ है ना गलत तरीके से, तो वो भी इसके हरासमेंट के अंदर में आ जाता है। कोई डिमांड हुई या रिक्वेस्ट हुई, डिमांड करे कोई या रिक्वेस्ट करे आपसे, किसकी, सेक्सुअल फेवर की, वो भी आपका सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आ जाता है। और क्या हो सकता है, शोइंग पोर्नोग्राफी, ये इसके अंदर आ जाता है आपका सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर, ठीक है। कुछ भी सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स अगर कोई बनाता है, सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, कि कोई ऐसे रिमार्क्स बनाए, कोई ऐसे सिग्नल्स सिंबल्स के तरह आपको वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से बताए जिसमें ये सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स दिखाई दे, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। क्लियर हो गया। कोई भी आपको इंटरफेरेंस करे किसी भी टाइप का वर्क के दौरान, या आपको थ्रेट करे कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में, कि भाई आपकी जॉब को ये दिक्कत करूंगा, मैं ये करूंगा, आपका प्रमोशन रोक देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो भी ऐसा कोई फेवर भी अगर कोई करता है या कोई आपको थ्रेट भी करता है तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में समझा जाता है, इसकी बात की जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारी पॉइंट आपने याद रखने, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपसे अब हम मेन जो है,
मेन जो पॉइंट है आपने समझना है कि क्या बात करनी है आपने। अच्छा, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स है। अब एक जो आता है, अब याद करो, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स हुआ या इलेक्शंस हुआ, ये कौन सा रूल नंबर था जो हमने आपको समझाया था? रूल 5 से याद रखना, ठीक है? रूल 5 ही है, रूल 5 है। इसमें क्या होगा भाई कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आपने ना मेंबर बनना है, ना उसको ज्वाइन करना है, ना इलेक्शन में पार्ट करना है, ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट आपने रखनी है, ये सब है। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है ये ऐसी चीज है, अगर इसके आपसे पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछा भी जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें हमने नहीं करनी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप उस क्वेश्चन को ठीक करके आ जाओगे। ठीक है। अच्छा, ज्वाइनिंग इन एसोसिएशंस की बात है तो वो भी नहीं कर सकते, वो आपका रूल नंबर 6 है, हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स के अंदर क्या है कि किसी भी तरह की जो स्ट्राइक है आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। किसी भी आपने एक पॉइंट और याद रखना है, जो है रूल नंबर 7, ये है आपका रूल 7, ये है आपका डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपने अवेयर रहना है। किससे अवेयर रहना है? अबेट से। अबे अबेट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, इसका मतलब समझो, इस अबेट का मतलब। ठीक है, अबेट क्या होता है? अबेट होता है आपका एक तरह से, अगर आपको सिंपली भाषा में हम समझाएं, कुछ भी गलत करना, उसमें अगर आप हेल्प करते हो तो यानी हेल्प इन क्राइम, एक तरह से क्राइम कह लो, या कुछ रॉन्ग डूइंग हो, वो उसमें अगर कोई हेल्प है तो आप उन्हें उससे दूर रहना है, वो काम नहीं करना। ये हो जाएगा आपका मेन। अच्छा, एक बात है आपकी रूल नंबर 10 के अंदर, तो रूल नंबर 10 याद करो, नहीं तो रिवाइज आपको करा देंगे। ये होता है एविडेंस बिफोर कमेटी। एविडेंस बिफोर कमेटी, या कोई अथॉरिटी हो, कोई अथॉरिटी हो या कोई कमेटी हो, उसके सामने आपने एविडेंस का कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये आपको समझना है। क्या समझना है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने कोई गवर्नमेंट से सैंक्शन नहीं ली, यानी बिना सैंक्शन के आप किसी को किसी भी तरीका से प्रूफ या एविडेंस नहीं दे सकते किसी इंक्वायरी में, आप अपनी मर्जी से। अगर आपने एविडेंस देना है तो आपने गवर्नमेंट जो आपकी अथॉरिटी है उससे सैंक्शन लेनी पड़ेगी, प्रियर अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आप एविडेंस दे सकते हो। अच्छा, एविडेंस तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस चीज का अपवाद है। अपवाद समझते हो ना आप? जो इन चीजों पे फॉलो नहीं होती, यानी कि इसमें आप एविडेंस क्या कर सकते हो, दे सकते हो। किस चीज में एविडेंस दे सकते हो, यही पेपर में पूछा जाता है। तो एक ऑप्शन में आपको मिलेगा कि किसी भी संसद की कोई कार्यवाही हो या विधानसभा की कार्यवाही हो, इसमें आप दे सकते हो। क्या क्या दे सकते हो इसमें? आप एविडेंस दे सकते हो कार्यवाही में। उसके लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको देनी पड़े तो। कोई जुडिशियल इंक्वायरी है, कोई इंक्वायरी होती है, कोर्ट में इंक्वायरी होती है अगर, तो उसमें आप एविडेंस दे सकते हो, परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल अगर कोई इंक्वायरी होती है आपके डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, कुछ प्रूफ या एविडेंस दे सकते हो बिना किसी प्रियर अप्रूवल के। तो बच्चों, आपने तीनों ये ऑप्शन याद रखने हैं कि ये कब कब अपवाद रहेंगे। अपवाद को समझ चुके होंगे, नहीं समझो तो मैं आपको क्वेश्चन ऐसे कहूंगा, एक तरह से क्वेश्चन आपका लिखा आएगा पेपर में, नथिंग इन CCS कंडक्ट रूल 1964 एविडेंस बिफोर
एनी कमेटी या अथॉरिटी, ठीक है, नथिंग रूल सेल अप्लाई टू, कि किस किस में अप्लाई नहीं होता। तो यही ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़ी देर पहले समझाए। फिर फोर्थ में अगर ऑल ऑफ द अबव है तो आप ऑल ऑफ द अबव करोगे, कोई जैसा आपको ठीक लगेगा, फिर आप समझ जाओगे इस चीज को। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्लियर हो गया? ये एविडेंस बिफोर कमेटी की बात हमने आपके सामने कर ली। अब कुछ बात आ जाती है जो आपने याद रखना है, चीजें, ठीक है। चीजें क्या याद रखनी है? चीजें आपने याद रखनी है गिफ्ट वगैरह के बारे में। गिफ्ट का क्या है? अब गिफ्ट किस में आते हैं भाई? गिफ्ट का पेपर में बहुत पूछा जाता है। गिफ्ट आपका आता है रूल नंबर 13 के अंदर। अच्छा, रूल 13 में गिफ्ट का क्या पूछा जाता है? गिफ्ट का पूछा जाता है, अब मैं आपको ग्रुप वाइज बताऊंगा। ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर इससे ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है, आपने याद रखना है ग्रेटर अमाउंट, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, इससे ज्यादा हो तो आपको क्या करना है? गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, यानी जो आपकी अथॉरिटी है उसको आपने बताना है। अगर आपके गिफ्ट का अमाउंट 25,000 से ज्यादा हो जाता है और आपको ए क्लास ऑफिसर, तो आपको इन्फॉर्म करना है। बी क्लास में आप जॉब करते हो, 15,000 से ज्यादा हो जाता है तो आपने इन्फॉर्म करना है। सी क्लास में जॉब करते हो, 7,500 से ज्यादा हो जाता है तो आपने इन्फॉर्म करना है। तो आपने याद रखना है 7.5 का 15, 15 का 25, ये तरीका है याद रखने का, ठीक है। 7,500 सी क्लास का होगा, 15,000 बी का होगा और ए का हो जाएगा ग्रुप का आपका 25,000। अच्छा, सी और डी आजकल पता है आपको एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, तो अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो सी डी सेम होगा आपका, ठीक है। पर अगर कहीं मेंशन हुआ इस तरह से, अगर कहीं इस तरह से मेंशन हुआ तो वो चीज भी आपको बताएंगे, उसमें आपने करना क्या है। ये जो गिफ्ट है ये कब कब हो सकते हैं? ये आपके वेडिंग एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स हो गया, कोई रिलीजियस फंक्शंस हो गया, कुछ इन सारी चीजें हैं जिन पे ये गिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप रिसीव तो कर सकते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी अगर इससे ज्यादा है तो, यानी एक तरह से वही हो गया। क्लियर है ना? यानी इस बात को आप समझोगे यहां पे, ये स्पेशल केस है, यानी कोई मैरिज के केस में, कोई रिलीजियस फंक्शन के केस में, कोई फ्यूनरल के केस में, तो इसकी आपने क्या करना है? एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी आपको गवर्नमेंट को, रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा वैसे अगर अदर केस हो, ना मैरिज हो, ना एनिवर्सरी हो, ना रिलीजियस फंक्शन हो, तो ये लिमिट जो रखी गई है ना ए और बी की, ए और बी की रखी गई है 1,500 रुपए कि भाई आपको प्रियर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और जो सी और डी ग्रुप की भी हमने बात करी है आपसे, वो 500 रुपए, यानी भाई 500 रुपए से ज्यादा तो आप ऑफिशियली वैसे भी नहीं ले सकते। तो ये है, अगर कुछ मेंशन ना हो, आपने ये कंडीशन अलग से याद रखनी है, ये वाली कंडीशन। और अगर कंडीशन मैरिज केस की है, रिलीजियस की है, फ्यूनरल की है, तो आपने 25,000, 15,000, 7,500, ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर होगी ना ये बात? ये आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। कोई गवर्नमेंट फॉर्म है तो उससे कितने तक का नहीं ले सकते? कोई बाहर की कोई फॉरेन की फॉर्म होगी, सेम हो जाएगा, 1,500 रुपए ए और बी का और 500 रुपए सी एंड डी का। ये बात है, आपको ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं आपका डोरी की। अच्छा, डोरी के बारे में आपका मेंशन है रूल नंबर 13A के अंदर। 13 के बाद 13A इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो हमने आपको पहले भी टिक करके बताया, क्योंकि 13 आपने अभी पढ़ा। 13 में क्या था? रूल नंबर 13 के अंदर, रूल नंबर 13 के अंदर आपका गिफ्ट्स था। लेकिन गिफ्ट्स के बाद सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो 13A है, जिसमें डोरी के बारे में बताया जाता है। अब जब भी आपसे डोरी का पूछा जाए ना, तो इसको रोकने के लिए, यहां पे चलो हिंदी में लिख देते हैं, इसको रोकने के लिए जो एक्ट लाए थे, रोकने के लिए कि भाई दहेज ना लेना ना देना, तो उस एक्ट को क्या बोलते हैं? क्या क्या है वो एक्ट? मतलब कब आपका
लागू हुआ या जो कंप्लीट जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, वो है साथियों आपका डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये वाला एक्ट है। अब क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये कब आया था। ये आया था साथियों 1961 में, तो इस एक्ट का पूरा नाम है 1961। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। यानी डोरी के अंदर क्या होता है, डोरी के अंदर जो ये एक्ट है आपका वो 1961 है। और गवर्नमेंट सर्वेंट से क्या कंडीशन लागू होती है कि कोई भी ना दहेज देगा ना दहेज लेगा। क्लियर हुई ये बात। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात यह है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके पेरेंट से या उनके गार्जियन से, दूल्हा दुल्हन के जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं उनसे आप डोरी की कोई बात नहीं करोगे अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो। मतलब अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद कोई ऐसा केस होता है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत, तो आपको रूल 13A के तहत जो है कंडक्ट रूल में भी कार्यवाही अनुश तो उचित कार्यवाही है जो वो की जाती है। तो ये याद रखना आपने जरूरी है। इसमें और ज्यादा कोई मेंशन्ड नहीं है। इसमें यही है कि डोरी का जो मीनिंग है, अगर कोई पूछे डोरी का मीनिंग किसमें, तो डोरी का मीनिंग एज इट इज वही रखा गया है जो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर आपका आ जाता है। क्लियर हुआ। इसके बाद एक तरह से होता है आपका जो, अगर आपसे कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन रिलेटेड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट वाला। ये बोला जाता है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब कर ले उसके बाद वो प्राइवेट जॉब कर ले या सेम टाइम पे प्राइवेट जॉब करे। तो ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की और ट्रेड की जो बात है वो आपके रूल नंबर 16 के अंदर होती है, रूल 16। ठीक है, रूल 16 है। अच्छा, इसमें क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ट्रेड और बिजनेस में आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। आप कुछ भी ऐसा कन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे किसी बिजनेस में, किसी इंश्योरेंस एजेंसी में, किसी कमीशन एजेंसी में। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर हुई ये बात। ना ही आप किसी मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, कोई मीडिया का कोई प्रोग्राम है, मतलब मीडिया प्रोग्राम से भी उनको अवॉइड किया जाता है। तो यहां पे लिख देंगे जितने भी आपके मीडिया प्रोग्राम्स हैं उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना होता मीडिया प्रोग्राम्स के अंदर। और कोई भी प्राइवेट ट्रेड है, बिजनेस है, वो अलाउड नहीं करते, प्राइवेट ट्रेड हो या कोई बिजनेस हो। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है, ये आपको देख के समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ डिफरेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे एंगेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन एनी बिजनेस। दूसरा आपको आएगा अंडरटेक एनी एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजें हैं जो अवॉइड की जाती हैं कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को। इनकी क्या कंडीशन है, इनकी एक ही कंडीशन है, विदाउट एनी प्रियर अप्रूवल, विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल। किसी बिना अप्रूवल के आप ये कोई अप्रूवल या सैंक्शन, इनके बिना इस काम को आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ये। और कौन कौन सी चीज है जो बिना अप्रूवल के, अगर अप्रूवल की बात आ जाए, अब हम आपको बता ही देते हैं विदाउट अप्रूवल में आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो विदाउट अप्रूवल में जो आप नहीं कर सकते वो क्या नहीं कर सकते, कोई भी ऑनरेरी वर्क नहीं कर सकते आप। किस टाइप का, चैरिटेबल कोई, बिना अप्रूवल के जॉब के साथ साथ। सेकंड ये है कोई भी आप ओकेजनल वर्क नहीं कर सकते। ओकेजनल वर्क चाहे वो आपका आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, या कोई साइंस से साइंटिफिक पर्पस का हो, वो आप नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल। कर सकते हो लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बड़ा पूछा जाता है, ये आपने ऑप्शंस में भी देखा होगा, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर। यानी इसमें भी परमिशन चाहिए। अब आप याद रखना, यहां पे लिख देते हैं परमिशन रिक्वायर्ड। ऑप्शन यही दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड अप्रूवल।
या परमिशन। तो किस किस में परमिशन चाहिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन होंगे उनमें से एक ऐसा होगा जिसमें नहीं चाहिए होगी। ठीक है। फोर्थ आपका किस तरह से होगा, किसी भी चीज के जो है आप रजिस्ट्रेशन में, प्रमोशन में, या उसको मैनेज करने में, यानी उसके मैनेजमेंट में, ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अब वर्क कौन सा होगा, वो वर्क सेम वैसे ही जैसे आपको पहले बताया। क्या बताया, कोई आर्ट का वर्क हुआ, कोई एजुकेशन का वर्क हुआ, कोई आपका साइंटिफिक पर्पज का वर्क हुआ, इसमें आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज और है, जो सोसाइटीज का काम होता है ना, सोसाइटीज जैसे सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटीज आपने देखा होगा रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है। तो रजिस्टर्ड होती है तो कौन सा एक्ट होता है जो रजिस्ट्रेशन का होता है, वो होता है आपका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कि कुछ भी ऐसा काम है जो आपको उसके रजिस्ट्रेशन का हो सोसाइटी के, प्रमोशन का हो सोसाइटी के, या मैनेजमेंट का हो, आप इसमें विदाउट एनी प्रियर अप्रूवल, पहली अप्रूवल लिए बिना आप वो काम नहीं कर सकते। तो 5 चीजें होगी ना जो आपको पता लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका भी सेम काम। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट कौन सा है, एक्ट आपने जरूर याद रखना है ना, कभी पेपर में आपसे पूछा जाए तो 1912 है इसका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। इसका भी क्या है, इसका भी सेम है। इसका भी ना आपने रजिस्ट्रेशन का कुछ करना है, ना आपने प्रमोशन का कुछ करना है, ना आपने इसके नेक्स्ट क्या था, रजिस्ट्रेशन प्रमोशन, ना मैनेजमेंट का कुछ करना है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट याद रख लेना, ये पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जिनमें से पूछा जाएगा इनमें से किस काम के लिए आपको परमिशन रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, आपको पता होगा आप कर पाओगे, नहीं पता होगा नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, एक क्वेश्चन, अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछना है। इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है, इन केस, कोई भी ऐसा केस है जो आपका ये रजिस्ट्रेशन का हुआ, प्रमोशन का हुआ, मैनेजमेंट का हुआ, इस केस में कोई ऑफिशियल अगर टेक पार्ट करता है तो उसको इसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। दोबारा से रिपीट करते हैं हम, आपका जो हमने पॉइंट बताया, रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट बताया, प्रमोशन वाला पॉइंट बताया, और मैनेजमेंट वाला बताया। तो मैनेजमेंट वाले लास्ट के 2 ऑप्शन थे हमारे, किस किस का, एक तो सोसाइटीज वाला ऑप्शन था हमारा, सोसाइटीज, और एक था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है। ठीक है, तो इसकी अगर आप पार्टिसिपेट करते हो इसमें, तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, गवर्नमेंट रिपोर्ट, यहां पे लिख देता हूं सबमिट। ठीक है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट, तो वो टाइम कितना है, कितने टाइम के अंदर करनी होती है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन होगा, उसमें आपने याद रखना है विद इन 1 मंथ पीरियड, ये आपका आंसर होगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपने बताना है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन था अभी जो हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे, सबलेटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट का ये है कि कोई भी आप सरकारी जो अकोमोडेशन है उसको सबलेट नहीं करोगे, किराए पे नहीं दोगे। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट रिसीव होती है तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई। तो सबलेटिंग का बच्चों बस इतना याद रखो, 15A था आपका सबलेटिंग, कि आप सबलेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अलाउड नहीं होता है, इसमें और ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया आपको क्लियर ये सबलेटिंग वाला हमने जो बताया। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ये पहली क्लास ही रहेगी आपकी, थ्रू आउट रिविजन हो जाएगा आपका सीसीएस रूल्स का। सीसीएस रूल्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, सीसीएस के कंडक्ट रूल्स। ठीक है, और कंडक्ट रूल कंप्लीट कब है, 1964, ये भी आपने साथ में याद रखना। हो गया, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा प्रॉपर्टीज का। मूवेबल कौन कौन सी है, और एक इमूवेबल और एक वैल्यूएबल। ठीक है, तो इसके बारे में जो जिक्र है वो हमने आपको पहले ही बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट है रूल नंबर 18। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये भर के देना होता है जब भी कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हो, सेल करते हो उसको, या कुछ भी आप बियर करते हो। ठीक है,
अच्छा, अब आपने कुछ कुछ चीजें थोड़ी समझ के रखनी है कि है क्या। ओके, आपको क्या समझ के रखना है कि कौन कौन सी चीजें आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है। यहां से पढ़ना शुरू करो, मूवेबल कौन कौन सी होती है। तो देखो, मूवेबल ऐसे समझ के चलो जो मूव कर जाए। कोई ज्वेलरी होगी, ठीक है, ज्वेलरी हुई आपकी। हम्म, और आपका जैसे कुछ मूवेबल जो आप मूव कर पाओ, मोटर कार होगी, हॉर्सेस हो गए। हॉर्सेस भी होते हैं, कभी किसी को लगे कि हॉर्सेस मूवेबल प्रॉपर्टीज में नहीं आते, साइकिल्स हो जाती है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का कन्वेंस, तो एनी कन्वेंस, एनी कन्वेंस जो आप यूज करते हो, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर, कुछ भी कन्वेंस का हो गया आपका। लोन्स का हो गया, सारे के सारे जितने भी लोन्स होंगे, है ना, क्योंकि वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे ना सिक्योर्ड हो। कोई शेयर्स खरीदे हैं आपने कंपनी में, ठीक है, डिबेंचर्स हैं कुछ, शेयर, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी, किसी उसमें सिक्योरिटीज खरीद, तो ये सब शेयर्स की बात है, एक तरह से आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। और कोई भी एनुअल प्रीमियम है, प्रीमिया बोलेंगे इसको, जो आपकी 2 मंथ की बेसिक से एक्सीड करती है। यहाँ पे लिख देंगे 2 मंथ की बेसिक से ज्यादा कोई भी एनुअल प्रीमियम है अगर आप देते हो तो 2 मंथ बेसिक से, तो वो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, ठीक है। और क्या होगा भाई मूवेबल प्रॉपर्टीज में, अरे जो मूव कर जाए, यार रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ भी आप समझ जाओगे इस चीज को। अब इसके बाद जब आपको इमूवेबल बताएंगे तो इमूवेबल का समझ में आ जाएगा। उसमें सिंपल आपका प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्लॉट हो गया, लैंड एरिया हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको देख के वो चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी आपको इसके बारे में बताया, तो आपको पता लगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें हैं। और जो भी आपका है मूवेबल प्रॉपर्टीज रूल नंबर 18 के अंदर है। अब रूल नंबर 18 के अंदर है एक चीज और है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं कि अगर फैमिली से कोई फैमिली से कोई प्रॉपर्टी लेता है, अगर, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी लेता है, तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपने बताना है। 1 मंथ के अंदर अंदर आपने इन्फॉर्म करना है। ये क्वेश्चन भी है, साथ के साथ आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। और जब कभी गवर्नमेंट मांगे आपसे मूवेबल इमूवेबल का, तो वो किस में देना है आपने। जब कभी भी गवर्नमेंट आपसे मूवेबल या मूवेबल का मांगे, तो वो जो फॉर्म है वो आपका 18(4) होता है, ठीक है। क्योंकि रूल 4 है तो ये, मतलब रूल 18 है तो ये फॉर्म का नाम भी 18(4) हो जाता है, मूवेबल और इमूवेबल का, ठीक है। क्लियर हो जाएगी ये बात, आपको समझ में आ जाएगी। गवर्नमेंट है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है, क्योंकि ये मोस्टली जो है आपका ए एंड बी क्लास से मांगा जाता है ज्यादातर, ए और बी क्लास से। तो सी एंड डी को क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है, उनसे ना भी मांगे। लेकिन वैसे ए और बी को तो देना ही होता है, ठीक है। तो ये आपने इतना समझना जरूरी है आपके लिए, अगर मूवेबल्स की बात आप करते हो तो, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो और कुछ अगर समझना है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई इसमें इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। नेक्स्ट आ जाती है आपकी रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, एक टॉपिक और है जो हमने आपको रूल 21 समझाया था। रूल 21 कैसे समझाया था कि 21 साल से कम की जो फीमेल है वो शादी नहीं कर सकती, इसीलिए आपको याद रख लेना है कि इसमें रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज होगा, ठीक है। ये ट्रिक बताई थी आपसे, कौन सी है ये आपकी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, कि मैरिज की क्या क्या कंडीशंस है। तो कंडीशन यही है भाई, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा वो एक से ज्यादा लिविंग स्पाउस नहीं रख सकता, ठीक है। नॉट मोर देन 1 लिविंग
स्पाउस। अब ये वर्ड क्यों यूज किया? ये वर्ड इसलिए किया है, अगर आप फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो हस्बैंड की बात है इसमें, और अगर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो इसमें वाइफ की बात है। तो स्पाउस एक से ज्यादा आप नहीं रख सकते। कंडीशन यही है। कंडीशन क्या है कि अगर इस तरह की कोई है मैरिज, अगर वो एक से ज्यादा करनी है, तो उस मैरिज की वो केवल तभी परमिसिबल होगा जब गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा? प्रियर जो इंटीमेशन देगा। क्लियर बात है ना ये? जब वो प्रियर इंटीमेशन देगा। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट मैरिज है या मैरी करता है इंडिया से अलग नेशनलिटी की किसी वुमेन से या मेल से, तो उसको क्या है? गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, किसी अगर फॉरेन पर्सन से मैरिज करनी है तो किसको इन्फॉर्म करना है? आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो। ये कंडीशन भी है इसमें। ठीक है, साफ साफ बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, और ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। एक होता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का, वो रूल नंबर 22 है, उसमें साफ साफ लिखा है कुछ भी आपने ऐसा नहीं खाना ड्यूटी के दौरान कि जो इंटॉक्सिकेटिंग हो, कुछ भी हो। तो वो कोई आपको ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगी आपसे, सिंपल है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बचता है वो आपका केवल रूल नंबर 22A बचता है। 22A में क्या है? उसमें रेस्ट्रिक्शन है, यानी आपकी प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, इसकी बात है। ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता, उसको जॉब नहीं दे सकता। ये इंटरप्रिटेशन इसके अंदर देखने को मिलती है। यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात रही आपके क्वेश्चंस की। ठीक है, अब वैसे प्रैक्टिस आपकी पूरी की पूरी हमने अभी करवा दी है। अब आती है क्वेश्चन आंसर की बात। तो जो हमने प्लस मेंबरशिप का चैनल आपका क्रिएट किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा, किस तरह से आपने ज्वाइन करना है, क्या क्या कंडीशंस है। तो उसमें हम क्या है, मॉक टेस्ट आपके डाल चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन भी है आंसर भी है। ठीक है, आपने देखा होगा हमारा जो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी है ये, बट ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और पासवर्ड केवल उन्हीं बच्चों को पता है जिन बच्चों ने ये निटर एसओ के लिए और आईआईटी रोपड़ के आपका जूनियर सुप्रीडेंट के लिए इस चैनल को ज्वाइन किया है। तो अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं हमारे, तो आप चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चंस अभी तक केवल 20 अवेलेबल है, उसके बाद भी हम उसमें अवेलेबल कराएंगे इस क्लास के बाद। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से ये रिवीजन सेशन चलता रहेगा। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर विजिट करने के बाद मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बाकी साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।